हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड टॉप 20 सीरीज पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक 20 सीरीज़ आप लोगों के साथ लेके आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं इससे पहले कि जो उत्तराखंड टॉप 20 सीरीज है वो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इसके बाद हिंदी और जो जीएस की सीरीज है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज हमारी वो दूसरी सीरीज नहीं आ पाएंगी। केवल उत्तराखंड की ही एक सीरीज जो आपको 11 बजे अवेलेबल हो पाएगी। उसके बाद 2 बजे और 5 बजे की जो सीरीज है वो आप लोगों को आज नहीं देखने को मिलेगी। निरंतर कल से हम उन सीरीजों पे फिर डिस्कस करेंगे। आज किसी कारणवश वो दूसरी से हमारी नहीं आ पाएंगी। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से उत्तरांचल शब्द का प्रयोग कब से किया गया। तो दोस्तों, आधिकारिक रूप से कहने का मतलब है कि जो उत्तरांचल है हमारा, आपने देखा होगा यानी कि 2000 में हमारा उत्तराखंड बनता है, उससे पहले ये उत्तरांचल का ही अंग था हमारा। तो बात करेंगे उत्तरांचल एक हमारा प्रदेश के रूप में जाना जाता था पहले से। तो उत्तरांचल जो शब्द है आधिकारिक रूप से जहाँ पर हमारे सिग्नेचर करे जाते थे कि ये उत्तरांचल का क्षेत्र है। तो जो उत्तरांचल शब्द था दोस्तों, उसका अगर आधिकारिक रूप से प्रयोग कब किया गया, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो 1979, 1988, 1970 और 1973 आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति महिलाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, मध्य हिमालय की जो रंगपा जनजाति है, अच्छा दोस्तों, रंगपा जो जनजाति है वो हमारे दारमा घाटी की है, यानी कि भोटिया जनजाति को ही हमारा रंगपा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूंगा इसके लेखक की तो जसूली दताल, डॉक्टर मालती ग्वाल, डॉक्टर एहसान बख्श और शिव प्रसाद डबराल आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, डॉक्टर मालती ग्वाल के द्वारा मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति नामक जो पुस्तक है वो लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। मैं कृषकों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, यदि तुम कृषक पुत्र हो तो हमारा साधु, यह कथन किसका है। तो दोस्तों देखिएगा, दादा दौलत राम कुगसाल, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा और गोविंद सिंह राणा आप लोग के पास, गोपाल सिंह राणा आप लोग के पास ऑप्शन हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, दादा दौलत राम जो कुगसाल थे हमारे, इनके द्वारा कहा गया था कि मैं कृषकों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, यदि तुम कृषक पुत्र हो तो हमारा साथ दो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है 15 अप्रैल 2015, 14 मार्च 1928, 13 अप्रैल 1921 और 17 दिसंबर 1925। अधिकतर जो अभ्यर्थी हमारे ग्रुप सी के एग्ज़ाम देते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्वेश्चन ईजी होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक आध बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड लोक साहित्य के भीष्म पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो लोक साहित्य के भीष्म पितामह हैं उनके रूप में यदि अगर किसे जाना जाता है तो तारादत्त गैरोला, गोविंद चातक, हरिराम धस्माना और हरिकृष्ण रतुड़ी आपके पास ऑप्शन हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो गोविंद चातक इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पौड़ी में अमन सभा की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास 1932, 1940, 1930 और 1902। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, पौड़ी में जो हमारी अमन सभा की स्थापना करी जाती है ये 1930 में करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। प्रथम स्कूल मसूरी सेमिनरी की स्थापना जॉन मैकनन द्वारा कब की गई थी। तो दोस्तों, यानी कि जो हमारा मसूरी में पहला स्कूल था, जो मसूरी सेमिनरी के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना जॉन मैकनन के द्वारा करी जाती है। तो दोस्तों, ये कब करी जाती है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। 1932 में, 1835 में, 1842 और 1826 आपके पास ऑप्शन हैं। यदि राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, 1835 में जॉन मैकनन के द्वारा मसूरी सेमिनरी जो स्कूल है इसकी स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। कैराव पछाड़ किस जलप्रपात का उपनाम है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके पास हैं वुडलैंड वाटरफॉल, टाइगर फॉल, भालूगाड़ जलप्रपात और पटना जलप्रपात। तो दोस्तों, भालूगाड़ जलप्रपात आप लोगों ने देखा ये नैनीताल में है। टाइगर फॉल की अगर बात करें तो दोस्तों देहरादून में हमारा ये पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। इनकी कैराव पछाड़ को ही हमारा टाइगर फॉल के नाम से भी जाना जाता है। 50 फीट की ऊंचाई से हमारी ये गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, ये हमारी मसूरी में हुई थी। अच्छा, मसूरी में इसकी स्थापना कब करी गई थी इसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, इसी को लबासना के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारा मसूरी में है।
अगर इसकी स्थापना कब हुई अगर बात करी जाएगी तो आपके पास ऑप्शन है 5 सितंबर 1960, 31 मार्च 1955, 1 सितंबर 1959 और 12 अप्रैल 1962। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों हमारी जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी दोस्तों इसमें जो हमारे राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, इसके आगे लाल बहादुर शास्त्री का नाम यदि अगर कब से जोड़ा गया क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1972 आप इसका आंसर करेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुलाब घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों गुलाब घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? आप लोगों ने देखा होगा हल्द्वानी, नानकमत्ता, खटीमा और काठगोदाम आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, यानी कि फूलों की घाटी आप लोगों ने, एक तो ये आपको पता है, दूसरे अब करके गुलाब घाटी। तो दोस्तों गुलाब घाटी के उपनाम से हमारा काठगोदाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी ही इसका राइट आंसर होगा। हल्द्वानी को आप लोगों को पता है बमौरी के नाम से जाना जाता है, और नानकमत्ता को हमारा बक्सी के नाम से जाना जाता है, और खटीमा को हमारा मकरपुर के नाम से जाना जाता है। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। फिर देखिएगा, कत्यूर क्षेत्र में प्रचलित अवैध कुप्रथा जिसमें पटवारी द्वारा फसल कटाई के समय अनाज वसूला जाता था, इसे खत्म किसने किया? तो दोस्तों एक जो हमारा कत्यूर क्षेत्र था, वहाँ पर एक प्रचलित अवैध जो कुप्रथा थी वो चलती आ रही थी, जिसमें पटवारी द्वारा जो फसल की कटाई होती थी तो उस समय अनाज को वसूला जाता था। तो इस व्यवस्था को किसके द्वारा खत्म किया गया था? आपके पास ऑप्शंस है बलिदत्त पांडे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता और ललित मोहन पंत आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों 1918 में मोहन सिंह मेहता के द्वारा इस कुप्रथा को हमारा खत्म करा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। कुमाऊं में जजिया कर व नमक कर लगाने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों कुमाऊं में अगर जजिया कर और नमक कर की बात करें तो आपके पास ऑप्शन है जगत चंद, कल्याण चंद, बाज बहादुर चंद और भारती चंद। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों हमारा इसमें बाज बहादुर चंद के द्वारा कुमाऊं का जो क्षेत्र था वहाँ पर जजिया कर और नमक कर लगाए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, खूनी शासक या प्रजा असंतुष्ट शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों खूनी शासक और प्रजा असंतुष्ट शासक के रूप में अगर बात करें तो कल्याण चंद, गरुड़ ज्ञान चंद, मोहन चंद और महेंद्र चंद आपके पास ऑप्शन हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों मोहन चंद को हमारे असंतुष्ट शासक या फिर खूनी शासक के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो सी ही इसका राइट आंसर होगा। कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि कुमाऊं पर जो बच्चे थे दोस्तों, बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कुमाऊं कमिश्नर था वो कौन था? आपके पास ऑप्शन हैं विलियम ट्रेल, जॉर्ज गोबान, हेनरी रैमजे और गार्डनर। तो दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो 1815 में गार्डनर के द्वारा जो हमारे कुमाऊं में बच्चों की बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहलाने वाला बुग्याल कौन सा है? माननीय बुग्याल, कुछ कल्याण बुग्याल, बागजी बुग्याल या फिर चोपता बुग्याल। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों चोपता बुग्याल को हमारा गढ़वाल के स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईटीबीटी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है? तो दोस्तों जो हमारी आईटीबीटी है इसकी स्थापना उत्तराखंड के किस स्थान पर कर गई है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी और ऋषिकेश आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों जो हमारी आईटीबीटी है इसकी स्थापना हमारे हल्द्वानी में करी जाती है, नैनीताल के हल्द्वानी में इसकी स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर बात करें तो चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून और अल्मोड़ा आपके पास ऑप्शन हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों पिथौरागढ़ में हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, फेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? अच्छा दोस्तों फेडरिक स्मेटा के द्वारा तितलियों की संग्रहालय की स्थापना करी गई थी, तो ये उत्तराखंड के किस जनपद और किस ताल पर करी गई थी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। यानी कि नौकुचिया ताल, सात ताल, भीमताल और नैनीताल। तो आप लोगों के पास ऑप्शन हैं, यानी कि सभी नैनीताल के ये तालें देखने को मिल रही हैं, यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट होगा। अच्छा कौन से ताल में लगाई गई थी आपके पास अगर ऑप्शन में देखें तो दोस्तों जो हमारा भीमताल है, भीमताल में फेडरिक स्मेटा के द्वारा हमारी जो तितलियों का संग्रहालय है उसकी स्थापना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो देखिएगा दोस्तों आप लोगों के पास ऑप्शन है नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा आपके पास ऑप्शन हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों हमारे शैलेश मटियानी जी का जो जन्म है वो अल्मोड़ा में होता है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, एक क्रिया में
कितनी मुट्ठी होती है? तो दोस्तों अगर बात करेंगे जो हमारी 1 किलो है यानी कि 1 केजी की हम बात कर रहे हैं। 1 केजी में कितनी मुट्ठी होती हैं, फिर कितने मुट्ठी होते हैं? अगर तो दोस्तों देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है 16 मुट्ठी, 20 मुट्ठी, 32 मुट्ठी या फिर 8 मुट्ठी। तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हमारी जो 1 किलो होता है या फिर 1 केजी होता है, 1 केजी में हमारी 16 मुट्ठी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के टॉप 20 सीरीज को डिस्कस किया। इस टॉप 20 सीरीज से अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको इससे पहले भी आप लोग सुन चुके होंगे और आप लोगों का अच्छा रिवीजन हुआ होगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।